हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड टेट के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड टेट का जो सिलेबस दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, उसमें 15 मार्क्स का इंग्लिश दिया गया है। तो जब आप सिलेबस को देखेंगे तो उसमें 15 मार्क्स के इंग्लिश में फर्स्ट पॉइंट में ही द एज ऑफ चाउसर मिलेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में द एज ऑफ चाउसर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, या जो एग्जाम पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ एज ऑफ चाउसर, यानी एज ऑफ चाउसर का पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, काल क्या है। तो आप देख पा रहे हैं द एज ऑफ चाउसर का 1340 टू 1400, यानी 1340 से 1400 तक को द एज ऑफ चाउसर कहा जाता है। तो द एज ऑफ चाउसर से जो जो थ्री इम्पोर्टेंट जो है इस एज के थ्री इम्पोर्टेंट राइटर हैं। ओके, द एज ऑफ चाउसर बोले तो चाउसर के नाम से ही द एज ऑफ चाउसर पड़ा, जोफ्री चाउसर। और दूसरा जो है आपको पढ़ना पड़ेगा विलियम लैंगलैंड। ओके, विलियम लैंगलैंड। और तीसरा जो है जॉन गावर, याद रखेंगे जॉन गावर। ये तीनों मेजर राइटर्स हैं इस पीरियड के, इस एज के, इस काल के। तो यहाँ से तीनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किससे किससे, चाउसर से, विलियम लैंगलैंड से और जॉन गावर से। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं द एज ऑफ चाउसर से रिलेटेड तीनों जो राइटर हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट में देखिए इंग्लिश पोएट, यानी हम लोग बात कर रहे हैं चाउसर के नाम, चाउसर के बारे में, जोफ्री चाउसर के बारे में। तो इंग्लिश पोएट जोफ्री चाउसर कौन थे? एक इंग्लिश पोएट थे, फिलोसोफर थे, सिविल सर्वेंट थे एंड ब्यूरोक्रेट थे, डिप्लोमेट भी थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, बोर्न, इनका जन्म कब हुआ था? ओके, 1340, देख पा रहे हैं 1340 में इनका जन्म हुआ था। किसी किसी बुक में देता है 1343, 1342। ओके, 1340 या 1343। ओके, कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो लंदन में। ओके, यूनाइटेड किंगडम। डैड, इनकी मृत्यु कब हुई थी? देखेंगे 25 अक्टूबर 1400 यूके, यानी 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में ही, लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत ही, तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी पीरियड ऑफ चाउसर 1340 से 1400, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1340 में। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ओके, लंदन में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1400 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिलोंग्स टू, ये किस काल से बिलोंग करते थे? ओके, तो यहाँ देख पा रहे हैं 14th सेंचुरी। ओके, 14वीं शताब्दी के थे। उसको किस नाम से और जाना जाता है? मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो यहाँ से चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज आप नोट डाउन करते जाएंगे अपना नोटबुक में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंटेम्प्रेरी, यानी चाउसर के कंटेम्प्रेरी कौन थे, समकालीन कौन थे, जो उसके साथ एक साथ लगभग लिखते थे, साथ उसी पीरियड में थे। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं विलियम लैंगलैंड, मैंने आपको बताया था कि विलियम लैंगलैंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट राइटर कौन थे? जॉन गावर। ओके, तो विलियम लैंगलैंड और जॉन गावर जो है जोफ्री चाउसर के समकालीन थे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु वाज द कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ जोफ्री चाउसर। तो दोनों को याद रखेंगे, विलियम लैंगलैंड और जॉन गावर को। ओके, और चाउसर का स्पाउस कौन थी, यानी पत्नी कौन थी? तो फिलिप्पा रोएट। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनसे शादी हुई थी, जोफ्री चाउसर ने शादी की थी 1366 में, और 1387 तक एक साथ रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फर्स्ट नॉवेल। तो विच वन इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ जोफ्री चाउसर? यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी जोफ्री चाउसर का फर्स्ट नॉवेल का नाम था ट्रायल्स एंड क्रिसेडा। ओके, ये एक ट्रेजेडी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नॉवेल है जोफ्री चाउसर का पहला, तो ट्रायल्स एंड क्रिसेडा। और ये क्या था? तो ये एक ट्रेजेडी था, और ये डेडिकेट किया था, डेडिकेट मतलब समर्पण किया था। किसको किया था? तो जॉन गावर को, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ट्रायल्स एंड क्रिसेडा वाज डेडिकेटेड टू होम? तो जॉन गावर बाय जोफ्री चाउसर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ओके, फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? बहुत बेस्ट नॉन, जो जिनके लिए इनको जाना जाता है जोफ्री चाउसर को, तो द कैंटरबरी टेल्स, इसको याद रखेंगे, द कैंटरबरी टेल्स के लिए जाना जाता है। ये 17,000 लाइन्स में लिखा गया था। 17 के लिखेंगे तो समझ आएंगे। 17,000 लाइन्स में लिखा गया था कैंटरबरी टेल्स को सॉरी, द कैंटरबरी टेल्स को 17,000 लाइन्स में लिखा गया था। ये कब लिखा गया था? तो 1387 में लिखा गया था, 1387 में लिखा गया था, और ये उनकी मृत्यु तक चला, यानी 1400 तक चला। ये अनफिनिश्ड वर्क है, ये
ये नहीं हो पाया, यानी पूरा नहीं कर पाए। और जब लिख रहे थे तब तक इन्होंने सोचा था कि 120 स्टोरीज लिखेंगे हम। ओके, कितना स्टोरीज लिखेंगे? 120, लेकिन उसमें से 24 ही लिख पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द कैंटरबरी टेल्स जो है इसमें कितने स्टोरीज हैं अभी? तो अभी हैं कितना? 24। कितना लिखना चाहते थे जॉफरी चाउसर? तो 120। ओके, और ये क्या है? एक पोएम है। ओके, और एक पोएम है, ये जानते हैं, आप समझ पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द कैंटरबरी टेल्स में कितने स्टोरीज हैं? तो 24। ओके, और ये कितना लिखना चाहते थे? तो 120 लिखना चाहते थे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है। ओके, इसमें जब स्टोरी को देखेंगे, इस कविता को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है ना, उसमें मिलेगा 29। इसमें 29 पिलग्रिम्स थे। पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री। ओके, तीर्थ यात्री कितने थे? 29 पिलग्रिम्स थे। ओके, और होस्ट को लगा के, या जो मेजबानी कर रहे थे, जो उसका नाम था हैरी बैली। ओके, तो इसको लगा के 30। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द कैंटरबरी टेल्स में कितने पिलग्रिम्स थे? तो 29। ओके, और होस्ट को मिला के, जो स्टोरी टेलिंग जो करते थे, जज ऑफ द स्टोरी टेलिंग, जो एक कॉन्टेस्ट चल रहा था, उसमें जो हैरी बेली थे, उसको मिला के कितना हो जाएगा? तो 30 याद रखेंगे। ओके, दोनों का इंक्लूड करने का होगा, तो उसमें 30। पिलग्रिम्स कितने थे? 29। होस्ट को मिला के कितना? 30। ओके, तो इसमें जो है एक देख पा रहे हैं, फिर से हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे। फेमस फॉर द कैंटरबरी टेल्स, इसमें कितने लाइन है? 17,000 लाइन है। कब लिखा गया था? 1387 से 1400 तक। इसमें कितने स्टोरीज हैं? ओके, 24 स्टोरीज हैं। कितना लिखना चाहते थे जॉफरी चाउसर? तो 120 लिखना चाहते थे। कितने पिलग्रिम्स थे इसमें? तो 29। अगर होस्ट को मिला दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। और होस्ट का नाम क्या था? होस्ट का नाम था हैरी बैली। ओके, ये क्या थे? जज ऑफ द स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट, उसी का जज ऑफ द स्टोरी जो होता है, जो कहानी बोलना था, उसका जज थे। और उसमें जो बेस्ट जो स्टोरी टेल करते, जो अच्छा बोलते, उसको क्या दिया जाता? डिनर दिया जाता। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब कैंटरबरी टेल्स में होता है क्या है कि पिलग्रिम्स जा रहे होते हैं। ओके, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होते हैं, जहाँ वे लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकते हैं? द टबार्ड इन। द टबार्ड इन का ओनर है हैरी बैली। ओके, तो यहाँ पे वे लोग रुकते हैं। तो इन लोगों का एक कॉन्टेस्ट होता है कि कहानी जो सबसे बेस्ट बताएगा, ओके, तो उसको जो है क्या दिया जाएगा? डिनर दिया जाएगा अंत में, यानी जब ये खत्म हो जाएगा, ट्रिप खत्म हो जाएगा, लास्ट में उसको डिनर दिया जाएगा। तो कितने स्टोरीज ईच पिलग्रिम को बोलना था? हर एक पिलग्रिम को 4 स्टोरीज बोलना था। कितने स्टोरीज? 4 स्टोरीज। 2 जाते समय और 2 वापस लौटते समय। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर पिलग्रिम्स को कितने जो है स्टोरी बोलना था? तो 2 जाते समय, 2 आते समय। तो कितना हो जाएगा? 4। तो 120। अब देखेंगे 30 इंटू 30, सॉरी, हाँ 30 पिलग्रिम्स थे। 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 120। तो 120 इन्होंने सोचा था, 120 सोचा था किसने? जॉफरी चाउसर ने, कि हम लिखेंगे। ओके, चलिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मेजर वर्क, यानी जॉफरी चाउसर का मेजर वर्क कौन है? तो द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। यहाँ लिखेंगे द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नॉन एज, किस तरह से जाना जाता है इनको? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है जॉफरी चाउसर को। द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स, यहाँ मॉडर्निस्ट लिखिएगा, MOD लिखा मैंने, ग्रेट मॉडर्न्स। तो नॉन एज किस रूप में जाना जाता है जॉफरी चाउसर को? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा और द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स। इसको किसने कहा था? तो ई अल्बर्ट ने कहा था। ई अल्बर्ट ने इनको कहा था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु सेड जॉफरी चाउसर मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा या द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स? तो किसने कहा था? ई अल्बर्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कॉल्ड एज, इनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी जॉफरी चाउसर को द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता था। द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता था, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता था, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो कहा ही जाता था, द फादर ऑफ
इंग्लिश हेरोइक कॉपलेट भी कहा जाता था। तो यहाँ मैंने एक ही लाइन में 4-5 पॉइंट को इंक्लूड कर दिया है। इनको अच्छा से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यानी जॉफरी चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द फादर ऑफ इंग्लिश हेरोइक कॉपलेट, ओके, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब कहा जाता है। द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रूल्ड बाय 3 किंग्स, यानी ये जो अपने काल में जॉफरी चौसर ने देखा 3 किंग्स का शासनकाल देखा। तो कौन कौन थे वो? एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। तो ये पहले जो है इंग्लैंड के पहले कवि थे जो उन 3 जो है किंग्स के द्वारा इनको शासन किया गया था, इन पर शासन जो है रूल किया गया था। कौन कौन थे? एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसने कहा था जॉफरी चौसर को? तो जॉन ड्राइडन ने कहा था। इस पॉइंट को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विथ हिम इज बोर्न आवर रियल पोएट्री, यानी विथ हिम बोले तो जॉफरी चौसर। किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा कि विथ हिम इज बोर्न आवर रियल पोएट्री, यानी उसी के साथ हमारा जो है रियल पोएट्री का यानी वास्तविक कविता का क्या हुआ? जन्म हुआ। किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो ये बहुत हु सेड, किसने कहा, किसके बारे में? जॉफरी चौसर के बारे में। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ही फाउंड, बोले तो जॉफरी चौसर फाउंड इंग्लिश एज ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एज ए लैंग्वेज। ये कहा, किसने कहा कि एक डायलेक्ट के रूप में इंग्लिश को पाया? किसने? जॉफरी चौसर ने, और इसको एक लैंग्वेज बना दिया। ओके, किसने कहा ऐसा? तो लॉवेस ने कहा था। ओके, याद रखेंगे लॉवेस, यहाँ पे मैंने एरो दिया है, यहाँ पे लॉवेस। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फर्स्ट पीरियड। तो जॉफरी चौसर के पीरियड को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट पीरियड देखेंगे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ था? फर्स्ट पीरियड को फ्रेंच पीरियड कहा जाता है, याद रखेंगे। ओके, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, विच पीरियड इज नोन एज द फ्रेंच पीरियड ऑफ चौसर। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पीरियड को ही फ्रेंच पीरियड कहा जाता है। फ्रेंच पीरियड में इन्होंने क्या लिखा था? द बुक ऑफ डचेस लिखा था 1369 में। ओके, सेकंड पीरियड में क्या लिखा? सेकंड पीरियड को क्या कहा जाता है? इटालियन पीरियड कहा जाता है। और इसमें क्या लिखा उन्होंने जॉफरी चौसर ने? द हाउस ऑफ फेम लिखा। ओके, थर्ड पीरियड में क्या हुआ? थर्ड पीरियड को क्या कहा जाता है? इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। और थर्ड पीरियड इंग्लिश पीरियड में ही द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखा था। और द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ने ही जो है द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में ही जो है जॉफरी चौसर ने हेरोइक कॉपलेट, याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HC, हेरोइक कॉपलेट का फर्स्ट यूज किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉफरी चौसर फर्स्ट यूज्ड हेरोइक कॉपलेट इन विच जो है पोएम या इन विच नॉवेल। तो याद रखेंगे द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, 18 पॉइंट को, 14th सेंचुरी था क्या? ओके, तो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, लिटरेरी चेंजेज हुआ था इसमें। 14th सेंचुरी में जो है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजिंग हुआ था, जो है देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और लिटरेरी चेंजिंग हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिफोर चौसर देयर वाज नो नेशनल लैंग्वेज, ही रेज्ड ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ओके, तो यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको ध्यान देंगे कि चौसर से पहले नेशनल लैंग्वेज इंग्लैंड में नहीं था। ओके, तो उन्होंने ही एक रेज किया, ठीक है। किसको आगे बढ़ाया? कौन सा लैंग्वेज था? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौसर जो है, जॉफरी चौसर जो है रेज किया, किसको किया? तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो इसमें जो है 6 ऐसे घटना घटे थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जॉफरी चौसर के एज का, द एज ऑफ चौसर का, जहां से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप नेट का एग्जाम को देखेंगे या TGT PGT का एग्जाम को देखेंगे, KVS में जो इससे पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। देखेंगे आप फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में 1 2 3 4 5 6 देख पा रहे हैं। ओके, तो 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 को आप याद कर लेंगे। द 100 Years वार, तो 100 Years वार इस समय चला था। 100 साल का जो है जो वार होता है, युद्ध होता है, आप देखेंगे इसको। तो इससे कब से शुरू हुआ था? 1337 से 1337 से 1453 तक चला था, यानी
116 यहाँ पे हो जा रहा है, 116 ईयर्स हो जा रहा है, लेकिन इसको 100 ईयर्स वार के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ से इस पॉइंट से आपसे पूछा जा सकता है कि 100 ईयर्स वार का ड्यूरेशन कब से कब तक था। तो देख पा रहे हैं 1337 टू 1443, और ये किसके किसके बीच में ये वार हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वार हुआ था, जिसमें जो है फ्रांस से ही विनर हुआ था। कौन विनर हुआ, कि जीत किसने हासिल की थी, तो फ्रांस ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वॉन द 100 ईयर्स वॉर। ओके, तो यहाँ पे याद रखेंगे फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लैक डेथ और बिबनिक प्लेग इसको कहा जाता है। तो ब्लैक डेथ और या बुबोनिक प्लेग, इसका ड्यूरेशन क्या है, 1348 टू 1500। ओके, यानी दो से 2.5 साल 3 साल तक चला था। ये एक ब्लैक डेथ था इंग्लैंड के लिए, बहुत ही कह सकते हैं बहुत उदास भरा ये घटना था, बहुत दुखद घटना था, जिसमें 30 से 40% लोग मर गए थे। ठीक है, ये कैसा प्लेग था, ब्लैक डेथ कहा जाता है इंग्लैंड के हिस्ट्री में। ओके, तो इसमें 30 से 40 लोग इंग्लैंड के मर गए थे। 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग पूरे यूरोप में मर गए थे ब्लैक डेथ के कारण। ओके, ये एक बैक्टीरिया से फैला हुआ था, एक पैंडेमिक था, एक महामारी था, जिसके वजह से वहाँ के 30 से 40% इंग्लैंड के लोग मर गए थे। 40 लाख लोग जो है पूरे यूरोप में मर गए थे। और कहा जाता है कि 40% जो है, 40% पिलग्रिम्स समझ रहे हैं, तीर्थ जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट 40% प्रीस्ट जो है, प्रीस्ट बोले पुजारी जो पूजा करते थे वहाँ के, तो वो लोग क्या 40% पुजारी ही जो है डेथ कर गए थे, किसमें, ब्लैक डेथ में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लैक डेथ का पीरियड क्या है, तो 1348 टू 50। ओके, इसमें कितने % लोग मारे गए थे, तो 30 to 40% लोग मारे गए थे। एक क्वार्टर लोग भी कहते हैं कि एक हिस्सा जो है, 4 भाग में 1/3 हिस्सा जो है डेथ कर गया था इस प्लेग में। ओके, 40 लाख लोग मर गए थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द पिजेंट्स रिवोल्ट। तो इस एज का जो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट था, जो मेजर पॉइंट है, वह द पिजेंट्स रिवोल्ट, यानी जो पिजेंट में से होता है फार्मर ने एक क्रांति कर दी। क्या, कब की थी, 1381 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द पीजेंट ऑफ रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1381 में हुआ था। और इसको ये क्यों हुआ था, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वहाँ जब ब्लैक डेथ आया था, तो ब्लैक डेथ के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे, जिसके वजह से वहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ा गया था, और लोगों को जो है भूखमरी का स्थिति, स्टारवेशन का स्थिति आ गया था, जिसके वजह से जो है द पिजेंट्स जो थे, वहाँ के फार्मर जो थे, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। और वैसे सिचुएशन में स्थिति को ठीक करने के लिए थर्ड पोल टैक्स लगा दिया था वहाँ की सरकार ने। ओके, तो थर्ड पोल टैक्स जो होता है, एक तरह का टैक्स होता है। तो टैक्स के खिलाफ जो है पीजेंट्स ने क्या कर दिया, एक रिवोल्ट कर दिया, एक क्रांति कर दिया। ओके, ये तीसरी बार, थर्ड टाइम इन 4 ईयर्स, एक साल में 3 बार टैक्स बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से जो है वहाँ के फार्मरों ने, वहाँ के किसानों ने, पीजेंट्स ने रिवोल्ट कर दिया। कब कर दिया, 1381 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीजेंट्स रिवोल्ट कब हुआ था, 1381 में। ये क्यों हुआ था, तो थर्ड पोल टैक्स ये जो लगा दिया गया था तीसरी बार। ओके, 4 साल में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाइबिल फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय विक्लिफ। जॉन विक्लिफ के द्वारा बाइबिल को पहली बार क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। किस में ट्रांसलेट किया गया था, इंग्लिश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा द एज ऑफ चौसर से, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बाइबल को ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने किया था, तो जॉन विक्लिफ ने किया था, जिसको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, द मॉर्निंग ऑफ हु इज़ नॉन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से किन को जाना जाता है, तो जॉन विक्लिफ को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रिंटिंग प्रेस। इस समय प्रिंटिंग प्रेस भी हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस का भी आगमन हुआ था 1450 में, 1450 में। किसने किया था, गुटेनबर्ग ने। कहाँ पे किया था, जर्मनी में। ओके, और दूसरा जो है एक 1476 में हुआ था, ये किसने किया था, विलियम कैक्सटन ने। और कहाँ किया था, इंग्लैंड ने किया था। तो ये प्रिंटिंग प्रेस
जो है दो जगह दो टाइम में किया गया। 1450 में गुटेनबर्ग के द्वारा जर्मनी में, और 1476 में विलियम कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। अब वार ऑफ रोजेस भी हुआ था 1455 से 1485 तक। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देख लेंगे, द कंट्री डिटेल्स भी आया था मार्केट में। ओके, कब इसको किस में लिखा गया था? मिडिल इंग्लिश में लिखा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिडिल इंग्लिश द कंट्री डिटेल्स वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो यहाँ से आप देखेंगे मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो ये सब जो पॉइंट हमने आपको बताया ये जेफरी चाउसर से रिलेटेड थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो था विलियम लैंगलैंड के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है? विलियम लैंगलैंड मेडिएवल इंग्लिश पोएट थे। कौन थे विलियम लैंगलैंड? कौन थे? मेडिएवल इंग्लिश पोएट थे। इनका जन्म कब हुआ था? बोर्न इन 1332 में हुआ था इनका जन्म, 1332 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लेडबरी में, यूके में, ओके, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डैड, इनकी मृत्यु कब हुई? विलियम लैंगलैंड की मृत्यु कब हुई? 1384 में, 1384 में। बिलोंग करते थे किस सेंचुरी से? तो 14 सेंचुरी से करते थे बिलोंग। कौन विलियम लैंगलैंड किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे? तो 14 सेंचुरी से बिलोंग करते थे, ओके। और उसको क्या कहा जाता है? मेडिएवल एरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, नॉन फॉर किसके लिए जाना जाता है विलियम लैंगलैंड को? तो द विजन ऑफ पायर्स प्लोमैन, द विजन ऑफ पायर्स प्लोमैन से जाना जाता है। तो अगर विलियम लैंगलैंड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो है वर्क उनसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पूछा जा सकता है, द विजन ऑफ पायर्स प्लोमैन। अब कब लिखा गया था ये द विजन ऑफ पायर्स प्लोमैन? तो 1379 में लिखा गया था, ओके। और ये किस जो है ये क्या था? तो एलेगोरिकल पोएम था, एलेगोरिकल पोएम था, और रिटन किया था मिडिल इंग्लिश में लिखा गया था, याद रखेंगे मिडिल इंग्लिश में लिखा गया था। और बिलोंग किससे करते थे? 14 सेंचुरी से, और मेडिएवल एरा इनको कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जॉन गावर। तो ये हम लोग विलियम लैंगलैंड से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात किए, ओके। अब समझते हैं कि जॉन गावर कौन थे? तो जॉन गावर एक मेडिएवल इंग्लिश पर्ल पोएट थे। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, पर्ल पोएट, तो पर्ल पोएट थे। और कंटेम्प्रेरी कौन था इनका? कंटेम्प्रेरी लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड थे। उनके कंटेम्प्रेरी कौन थे जॉन गावर के? तो विलियम लैंगलैंड थे। और फ्रेंड ऑफ चाउसर, यानी जॉन गावर जो है चाउसर का फ्रेंड था। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु वाज द फ्रेंड ऑफ चाउसर? चाउसर का फ्रेंड कौन था? तो जॉन गावर था। कौन था? जॉन गावर उसका फ्रेंड था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बोर्न, इनका जन्म कब हुआ था? किनका? जॉन गावर का। तो 1330 में, 1330 में। कहाँ पे हुआ था? केंट में, यूके में, ओके। डाइड, इनका जन्म मृत्यु कब हुई थी? 1408 में, यूके में। बिलोंग किस सेंचुरी से करते थे? तो 14 सेंचुरी से करते थे, 14 सेंचुरी से, जिसको मेडिएवल इंग्लिश भी कहा जाता है। नेक्स्ट मेडिएवल एरा से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फर्स्ट मेजर वर्क, यानी जॉन गावर का फर्स्ट मेजर पॉइंट वर्क कौन था? तो मिरोइर डी ओमी और स्पेकुलम मेडिटेंटिस, यहाँ पे आई है, यहाँ पे मेडिटेंटिस। इसमें फ्रेंच में है, ये फ्रेंच में है, इसलिए ऐसा पढ़ने में लग रहा है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन ये फ्रेंच वर्क है, फ्रेंच में लिखा गया वर्क है, जिसको मिरोइर डी आई ओमी और स्पेकुलम मेडिटेंटिस, ओके। आप समझ पा रहे हैं, फ्रेंच में लिखा गया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन गावर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वर्क कौन है? तो ये दिया जाएगा, दो चार और ऑप्शन दे देंगे और उसमें से कहेगा इसमें से कौन है, तो आप याद रखेंगे। फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है जॉन गावर? तो यहाँ पे कॉन्फेसियो एमेंटिस रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ रिचार्ड सेकंड। रिचार्ड सेकंड ने जॉन गावर को रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ नया लिखिए, राइट समथिंग न्यू टू रीड, कुछ नया पढ़ने के लिए लिखिए ताकि हम लोग पढ़ें। तो उनके रिक्वेस्ट में इन्होंने कॉन्फेसियो एमेंटिस लिखा था और इसी को डेडिकेट किया था। किसको डेडिकेट किया था? रिचार्ड सेकंड को ही डेडिकेट कर दिया, लिख दिया और डेडिकेट, जैसे टी.एस. एलियट ने डेडिकेट किया था इजरा पाउंड को द वेस्टलैंड, उसी तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जॉन गावर ने लिखा, रिचार्ड सेकंड के रिक्वेस्ट पर लिखा, क्या लिखा? कॉन्फेसियो एमेंटिस लिखा और इसको जो है क्या कर दिया, उसी को जो है डेडिकेट कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्फेसियो एमेंटिस वाज डेडिकेटेड टू होम? तो रिचार्ड सेकंड।
बाय होम, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, जॉन गावर के द्वारा। ओके, और ये नेक्स्ट पॉइंट, ये कितने लाइन में था, तो 33,000 लाइन में, ध्यान देंगे 33,000 लाइन में लिखा गया था, ये 33,000 लाइन्स में लिखा गया था। मिडिल इंग्लिश पोएम था ये, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, जॉन गावर वाज अ मोर टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, अपने एज का मोस्ट कह सकते हैं टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव थे अपने एज का। एंड क्लास देन चाउसर, ये किसने कहा था, कुड क्लेम टू बी, ये डेविड डेसेज ने ये सेंटेंस कहा था, जॉन गावर वाज ए मोर टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज एंड क्लास देन चाउसर कुड क्लेम टू बी, ये किसने कहा था, तो डेविड डेसेज ने कहा था। ओके, तो जितने सारे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं इस एज से जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, आप लर्न कर लीजिए और टेंशन फ्री होकर रहिए। मेरा अगला वीडियो इसके बाद जो एज के बारे में दिया गया है उस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।